नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब लाइन पे मौजूद हैं। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सर, बात ये है कि आप वफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे टू क्रिएट अमंग हारमनी एंड स्मूथ वर्किंग बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरेशन। लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया है, इसमें सबसे ज़्यादा आप भी लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आप वफाक और सिंध गवर्नमेंट में जो ब्रिज है, इसको किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी सूरत अवाम तफहीम से और मिल के इस मामले से निकला जाए, क्योंकि दोनों तरफ इस बात को तो दोनों बिल्कुल बाखबर है जरा इस बात से कि अकेले ही जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो लिहाजा चाहे न चाहे मिलकर इसमें लड़ना पड़ेगा इस जंग को। और वफाक की जो प्लानिंग है, वफाक का जो सोच है, जो खासतौर से वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर से शट डाउन नहीं किया जा सकता, वो एक प्रैक्टिकल सोच है। और तमाम सूबों को अपने वज़ीर आज़म की बात को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, इसलिए कि वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल है, वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं इसको। वज़ीर आज़म तमाम सूबों को यकसा नज़र से देखते हैं, वज़ीर आज़म समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल को। इस वक्त हम यूरोप नहीं है, हमें ये समझ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें फैशन में आके शट डाउन करने के मुताबिक अब नहीं हो सकते। हमारे पास यूरोप में कच्ची बस्तियां नहीं है, पाकिस्तान में कच्ची बस्तियां हैं। ये मुमकिन नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वफाक हो या सूबा सिंध, कि वो हर एक के घर पहुंच जाए राशन लेके या हर एक के घर पैसे पहुंचा दे। ये नहीं हो सकता। बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रेडी वाला है, छाबड़ी वाला है, जो डेंटर है, पेंटर है। ये सारे दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो दर्जी है, न जाने प्लम्बर है, कौन कौन है। ये सारे वो लोग हैं जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। हमारा किसान तबका जहाँ पे है, वहाँ पर भी बेइंतहा गुर्बत है। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे बड़े जमींदार नहीं है। छोटी छोटी जमीनों पे अपनी फसलें उगाने वाले लोग, छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म, छोटे छोटे डेयरी फार्म, ये सब वो लोग हैं जिनके पास दो दो भैंसे हैं। वो किसी को दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं। जब भैंसों का चारा नहीं मिलेगा, उनका इंजेक्शन नहीं मिलेगा, उनकी वो जो कुल असासा है, दो भैंसे अगर वो मर जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? कौन उनका ख्याल करेगा? तो ये सारी चीजों को हमें देख के चलना है। बिल्कुल नंबर बिल्कुल, 2 ये है आप कि जो वजह फरमा रहे हैं। हिज एक्सीलेंसी वजीर आजम साहब भी हमेशा यही कहते रहे कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट ने अभी कंप्लीट लॉकडाउन किया, लेकिन उसमें भी वो कंप्लीटली फैल गए, लोगों ने उसको ओबे भी नहीं किया। बिजनेसमैन अभी बड़ा थ्रेटनिंग है और वो मायूस है कि शायद ये डेलिबरेटली हमारे साथ किया जा रहा है। वफाक और सिंध के कन्फ्लिक्ट में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप क्या फरमाएंगे? देखिए, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस तो जब बूस्ट हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि इंडस्ट्रीज को मरहलावार खोला जाए और SOP सेट की जाए। अनफॉर्चुनेटली सिंध में इंडस्ट्रीज अब तक नहीं खुल पाई हैं और कारोबार भी बंद है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें, इस वक्त जो लॉकडाउन वाली कंट्रीज हैं उनमें भी अगर हम देखें, यानी अमेरिका की अगर मिसाल लें, तो अमेजोन का जो बिजनेस है, या अमेजोन के मालिक की जो वेल्थ है, वो $24 बिलियन बढ़ी है। यानी इतना ज्यादा प्रेशर उनके बिजनेस पे आया है जो होम डिलीवरी सिस्टम के लिए। और पाकिस्तान में हमने कंप्लीट शटडाउन करके, सिंध में हमने कंप्लीट शटडाउन करके रखा हुआ है। यहाँ पे गारमेंट्स वाले जो है वो रुल गए हैं, उसके साथ जिसकी एलाइड इंडस्ट्री है वो परेशान है, ट्रेडर्स परेशान है, छोटे तबके ट्रेडर्स परेशान है, छोटी छोटी दुकानों वाले। मेरे साथ रोज मुलाकातें हो रही हैं। मुझे समझ नहीं कि होम डिलीवरी सिस्टम या टेक अवे, इसके अंदर क्या कबात हो सकती है कि सारी दुनिया में ये चल रहा है और सिर्फ सिंध के अंदर, पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि सिर्फ सिंध में ये बंद है। तो मेरी वजीर आला से भी मुलाकात हुई इस सिलसिले में। मैंने उन्हें अपनी राय मशवरे से भी मैंने उन्हें आगाह किया और मैं दोबारा भी करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिससे लोगों का रोजगार कुछ न कुछ 25-30% तो चल जाएगा, गुजारे लायक तो हो कम से कम। जो सफेद पोश तबका है, जो आपसे ज़कात खैरात नहीं लेना चाहता, जो आपके राशन नहीं लेना चाहता, जो खुद कमा के खाना चाहता है, जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने घर वालों को खिलाया है, उसको हम क्या करेंगे? और ये भी लोग बेचारे जो इस वक्त आपका राशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी खुशी से नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत
परेशानी के आलम में ये राशन एक्सेप्ट करें, चाहे वो सिंध हुकूमत दे रही हो या कोई फलाई इदारा दे रहा हो या वफाक दे रहा हो या खुद मैं दे रहा हूँ, वो सारे लोग बेइंतहा परेशानी के आलम में ये राशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी को खुशी नहीं होती कि लाइन में बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं राशन ले। हिज एक्सीलेंसी। इसमें मैं एक सवाल ऐड करूंगा कि आपकी यकीनन आपकी नॉलेज में होगा, आज भी 3 इंडस्ट्रीज को सील किया गया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको जो है इस वजह से कि वो ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं थी। अब इस हालात में अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता, तो इस तरह से आप कोई वजीर आला से इसमें कोई रोल प्ले करें कि कोई बात हो सकती है? जी देखिए, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये समझना पड़ेगा कि जो एक सेट एसओपी है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो, फैक्ट्री के अंदर के एटमॉस्फेयर के हवाले से हो या वो और किसी तरीके से हो, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा 100%। उस पर हम डील नहीं दे सकते। उसमें मैं समझता हूँ कि अगर इस बात के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है तो उसको हमें हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको स्पेशल परमिशन दी जा रही हैं, कोई रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो आप उसका भरपूर इक्तिसादी फायदा तो उठाएं, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा इस सूरत में कि एसओपी को फमाल करके ये ना करें, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस मुल्क शहर के ऊपर हम ये चीज नहीं आने दे सकते जो अजाब आया हुआ है। ये अब तक अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा के रखा है। इसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं देना चाहता सिवाय अल्लाह की जात को, जिसने खास कोई करम पाकिस्तान के ऊपर किया हुआ है। लोग बड़ी बात करते हैं कि शायद इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा है हमारा, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, या हम यंग जनरेशन है, जो भी है। मैं अब इस बात के कायल हूँ कि ये अल्लाह ताला की खास कोई मेहरबानी, कोई करम है जो उसने हमारी कौम पे किया हुआ है। इसका फायदा उठाएं, इसको चैलेंज ना करें इंशाल्लाह। अच्छा एज एक्सीलेंसी, मेरा एक और सवाल है कि अभी आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें नमाजें भी होगी, इबादतें भी होगी, तरावी भी होगी। आज भी उसकी मीटिंग हुई, आप भी शायद कॉन्फ्रेंस पे उसके पार्ट थे, आपके साथ भी बातचीत होती रही कि ऐसा क्या हो रहा है कि मदीने में, मक्के में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे ये इसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एसओपी सेट किया गया है। सदर पाकिस्तान ने मुलाकात की, फिर वजीर आजम साहब ने मुलाकात की। हमने देखा कि जब नेशनल एक्शन प्लान के टाइम पे या एफएटीएफ के टाइम पे जो हमारे उलमा हजरात के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो बड़े मुश्किल तरीके से हमने गवर्नमेंट ने, रियासत ने उनको आमादा किया। क्या आप समझ सकते हैं कि मस्जिद के अंदर ये एसओपी प्रॉपरली फॉलो हो सकती है, और ऐसी क्या ज़रूरत है कि मक्के मदीने में अगर तरावी जमात के साथ नहीं हो रही तो मेमन मस्जिद में होना क्यों ज़रूरी है सर? मैं पहली तो चीज आपको ये बता दूं कि इस इंप्रेशन को बिल्कुल गलत साबित कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी प्रेशर में आके हुकूमत ने ये किया, ये हुकूमत का अपना फैसला है। ठीक है सर। कोई ऐसा उलमा का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था। उन्होंने टोटल फैसला सदर पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान के ऊपर छोड़ा और ये उन्होंने अपना फैसला किया। नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने मक्के मदीने की बात की, वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं जिनको ना टेस्ट करना मुमकिन है, ना ये सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मुमकिन है। वहाँ जाके लोग अपने अल्लाह के हुजूर जब पहुँचते हैं, खासतौर से मक्का मदीना के अंदर की मैं अगर आपसे बात करूँ, मस्जिद नबवी की और हरम की, तो वहाँ पर लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं, उनको दिक्कत तारी हो जाती है, वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं बिल्कुल मेंटली, और वो वहाँ पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने मस्जिद का प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो उन्होंने, उस मुल्क ने, सऊदी अरब ने अपने हिसाब से इन चीज़ों को किया है। हमारे पास यहाँ पे जो हमने सोशल प्लान बनाया है उसको तमाम उलमा ने मुतफ़िका तौर पर उसको एक्सेप्ट किया है और जिम्मेदारी ली है उलमा ने। ये हुकूमत से ज्यादा उलमा ने खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली है कि वो दे विल मेक श्योर कि ये प्लान जो है इसको वो इम्प्लीमेंट कराएं और हर मस्जिद के अंदर ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए। और जब ये प्लान, अभी हम टेस्ट फेज में है, ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बाय द टाइम रमजान शरीफ आ जाएंगे, यानी यहाँ तक तय हो गया है कि जुमे की नमाज भी जिन मसाजिद में या गुंजान आबाद इलाके हैं, वो अगर ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं तो वहाँ जुमे की नमाज 2 दफा होगी। इसी तरह फराइज की नमाज भी हमने उनको आमादा है वो है कि 2 दफा कर लेंगे, कोई अर्ज नहीं है, 1 दफा करेंगे, फिर जब वो लोग चले जाएंगे तो फिर करेंगे। तो उसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्लान है उसमें 3 फीट
का फासला होगा एक नमाजी से दूसरे नमाजी में, और एक सफ से दूसरी सफ में तकरीबन 6 फीट का फासला होगा, जो WHO स्टैंडर्ड्स हैं। 15 तारीख को WHO ने एक हैंड आउट निकाला है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए गाइडलाइन दी है कि वो किस तरह से अपनी मसाजिद को आबाद कर सकते हैं और कैसे वो जा सकते हैं। कोई ममानियत WHO की तरफ से भी नहीं आई, कोई एडवांस एडवाइजरी भी नहीं आई। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अभी कुछ अरसे के लिए इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये कोई 1 या 2 दिन में या 4 दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। एहतियात के साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बाकी के साथ अपनी हर चीज को साफ सुथरा रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। यहाँ से हमारी जिंदगी की जो लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। हम भी देख रहे हैं दुनिया में, आप भी देख रहे हैं, हमें आगे आने वाली नस्लों के लिए